जिस जगह पर जन्म होता है, बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, जिस स्थान पर पूर्वज रहते आए हों, जिस नगर ने सब कुछ दिया हो, उसे अचानक छोड़कर जाना पड़ जाए तो दुख तो होता ही है। और जब यह भी पता ना हो कि कभी लौटकर वापस आना होगा या नहीं, तब तो और अधिक। लेकिन समय से ऊपर किसकी मर्जी चली है। विश्वनाथ पुरोहित, जिनकी कई पीढ़ियों ने अपना जीवन चंद्रनगर में बिताया है, जहां उनकी समाधियां बनी हुई है, आज उन्हें यह नगर छोड़कर जाना पड़ रहा है। बहुत भारी हृदय से अपनी जन्मभूमि कर्मभूमि को विदा दे रहे हैं। विश्वनाथ की आंखों में आंसू हैं। क्या सच में वे अपने प्रिय नगर में कभी लौटकर नहीं आ पाएंगे? कहां होगा उनके परिवार का अगला ठिकाना, या पूरा जीवन इसी तरह भटकते निकल जाएगा? अधीश, जिसको तो ठीक ठीक कुछ याद भी नहीं, वो भी चंद्रनगर छोड़ते समय उतना ही दुखी है। देवयानी उदास है। उसका सारा बचपन, विद्यालय, सखी सहेलियां सब छूटता जा रहा है। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। नगर के बाहर विश्वनाथ के अलावा माधव देव और कुछ अन्य मित्रों का परिवार भी साथ आ गया है। अब महिलाएं और पुरुष अलग अलग गाड़ियों में सवार हो गए। उनका जो थोड़ा बहुत सामान वे साथ ले सके, वो अलग गाड़ियों में है। काफिला चल पड़ा। अधीश अपनी घोड़ा गाड़ी में आंखें बंद कर लेटा हुआ था। उसकी बंद आंखों के सामने जयवीर के साथ युद्ध का दृश्य घूम रहा था। मेरे अस्त्रों की गति अभी भी काफी कम है। मंत्र पढ़ने से लेकर विस्फोट तक शत्रु को काफी समय मिल जाता है, जबकि जयवीर चुटकियों में अस्त्र छोड़ देता है। मुझे अपनी गति पर काम करना होगा, अधीश ने सोचा। वो उस तीसरी और आखिरी किताब को जल्द से पढ़ लेना चाहता था, जो जगन्नाथ ने उसके लिए छोड़ी थी। पिताजी, क्या हम मेघनगर वाले महल की ओर जा रहे हैं? अधीश ने पूछा। हाँ बेटे, लेकिन वहां भी हम अधिक दिनों तक ठहर नहीं सकते। शायद इस योजना में जयवीर अकेला नहीं था। अवंतीपुर के कुछ और लोग हमारे पीछे लगे हो सकते हैं, विश्वा ने कहा। फिर हम कहां जाएंगे? क्या राजा को अब तक कोई खबर नहीं है? अधीश चिंतित हो गया। शायद हमें अब जौहरगढ़ राज्य को छोड़कर जाना पड़े। तुम्हारे बारे में खबर अब तक अवंतीपुर को पहुंची गई होगी, तो अब शायद हमें काल विजय के साम्राज्य पाथरगढ़ में शरण लेनी पड़े, विश्वा ने कहा। लेकिन आपने तो उनके विरुद्ध कई युद्ध लड़े हैं पिताजी। तो क्या हुआ? अब मैं युद्ध करने नहीं जाऊंगा, मैत्री करने जाऊंगा। वैसे भी मंत्र और यंत्र सिद्धि धारकों को बाकी सभी लोग काला जादू करने वाले या असुर सिद्धि के उपासक समझते हैं। तुम कहीं चैन से नहीं रह सकोगे, विश्वा ने कहा। अधीश सोच रहा था, उसने अपने परिवार को ये किस मुसीबत में डाल दिया। वो उदास हो उठा और सर झुकाकर बैठ गया। विश्वा उसका चेहरा देखकर समझ गया कि अधीश ग्लानि का अनुभव कर रहा है। नहीं बेटे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम उदास मत हो। जयवीर को तो ये करना ही था, लेकिन यदि तुम ना बचाते तो हमारे परिवार समेत न जाने कितने मासूमों की जान ले लेता वो दुष्ट जादूगर, विश्वा ने अधीश को प्यार से समझाया। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। परिवार, सेवक, सेना सब मिलाकर कुल 3000 लोग थे। रात चंद्रनगर से थोड़ी दूर एक नदी किनारे बिताने का निर्णय किया गया। शीतल हवा बह रही थी। 2 दिनों की लगातार थकान के बाद ये ठंडी हवा और चांदनी अधीश को बहुत अच्छी लग रही थी। टहलते टहलते वो थोड़ी दूर निकल आया। देवयानी किसी लड़की से बात कर रही थी। वहां उजाले के लिए कोई मशाल नहीं थी, लेकिन चांदनी में ही वो लड़की उसे किसी अप्सरा सी दिखाई दी। उसके बाल हवा के साथ ही धीरे धीरे उड़ रहे थे। साड़ी का आंचल कंधे से लपेटे वो देवयानी की तरफ देख रही थी। आज तक अधीश को लगता था अश्लेषा ही सबसे सुंदर लड़की उसने अपने जीवन में देखी थी, लेकिन ये तो अधीश के दिल की धड़कन एक पल के लिए थम गई। क्या ये माधवी है? तभी देवयानी की नजर अधीश पर पड़ी। अधीश जल्दी से अपने तंबू में चला आया। जयवीर की मृत्यु की खबर अवंतीपुर के तत्व सिद्धि धारकों के मठ तक पहुंच चुकी थी। उसके दल के अन्य साथी जयवीर का बदला लेने के लिए पागल हो उठे। सबसे पहले वे मधुपुर पहुंचे। विवाद की जड़ को ही सबसे पहले खत्म करना होगा, दल ने फैसला किया और मधुपुर पर धावा बोल दिया। राज परिवार और उनके रक्षक बहुत देर तक उनके सामने टिक नहीं पाए। जब कोई रास्ता ना बचा तो राजा वीर प्रताप ने अपने दोनों बच्चों को बुलाया। अब हमारे पास मठ के आगे घुटने टेकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम दोनों यहां से भाग जाओ, जितना जल्दी हो सके पाथरगढ़ पहुंच जाओ, और ये छल्ला रखो,
ये तुम्हारी मदद करेगा। मैं सेनापति सुकेश को तुम्हारे साथ भेज रहा हूं। लेकिन पिताजी, हम अपना घर, अपने परिवार को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? राजकुमारी अमृत बोली। बेटी, तुम्हें जाना ही होगा। हमारे परिवार में किसी के पास तत्व सिद्धि नहीं है और मठ के सामने कोई आम इंसान टिक नहीं सकता। तुम जाओ यहां से मेरी बच्ची, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। इतना कहकर राजा वीर प्रताप अपने घोड़े पर सवार होकर मठ के सिद्ध सैनिकों से सामना करने चल पड़ा। राजकुमारी अमृत और राजकुमार सुवीर प्रताप दोनों मधुपुर के लिए निकल पड़े। उनके साथ जौहरगढ़ के कुशल स्वर्ण सैनिकों की एक टुकड़ी भी थी। सेनापति सुकेश इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे थे। उधर विश्वनाथ और माधव देव बैठकर आगे की योजना बना रहे थे। विश्वनाथ ने अधीश को बुलाया। तुम कहो अधीश, अब आगे हमें क्या करना है? विश्वा ने कहा। जैसा आप दोनों उचित समझें। अधीश बोला। वो अब भी उसी लड़की के बारे में सोच रहा था। हम दोनों ने सोचा है कि अगली जगह थोड़ा स्थिर होते ही तुम्हारा विवाह कर देंगे। अब और देर करना ठीक नहीं है। विश्वा मुस्कुराए। अधीश ने आंखें झुका ली। फिर थोड़ी देर बाद उसने विश्वा से कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है पिताजी? पिताजी, पीछे देखिए, एक बड़ी सेना आ रही है। क्या ये मठ के सैनिक हैं? अधीश अचानक ही जोर से बोला तो विश्वा और माधव दोनों चौंक पड़े। अधीश की नजरें और कान बाकी लोगों के मुकाबले कुछ तेज थे। उन दोनों को अब भी कुछ दिख नहीं रहा था। पिताजी, मैं अभी पता करके आता हूं, ये किसकी सेना है? अधीश बोला और बिना विश्वा के उत्तर की प्रतीक्षा किए वहां से चला गया। कुछ देर बाद अधीश वापस लौटा। पिताजी, ये बहुत से सैनिक हैं, भारी हथियारों से लैस, लेकिन वे मठ के सैनिक नहीं हैं। उनके झंडे पर गरुड़ का चिन्ह है। क्या वे राज परिवार के सैनिक हो सकते हैं? अधीश ने पूछा। हाँ, गरुड़ का चिन्ह जौहरगढ़ के राज परिवार के झंडे पर ही होता है। इसका मतलब है कि मठ ने पूरी तरह से जौहरगढ़ को हथिया लिया है। विश्वा ने कहा। वे बहुत अधिक चिंतित दिखाई दे रहे थे। अब क्या कर सकते हैं विश्वा? जितनी जल्दी हो सके अब हमें पाथरगढ़ पहुंच जाना चाहिए। माधव देव ने कहा। थोड़ा इंतजार करते हैं, शाही सेना को आने दो। शायद कोई राजकुमार या सेनापति साथ हो, उन्हें हमारी जरूरत हो सकती है। विश्वा ने कहा तो माधव देव और अधीश ने एक दूसरे को देखा। विश्वा, ये कैसी नादानी की बातें कर रहे हो तुम? हमारे अपने परिवारों की जान संकट में है। मैं तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। माधव देव ने कहा। माधव चाचा जी ठीक कह रहे हैं पिताजी, और शायद उन्हें हमारी जरूरत हो ही ना। एक बार सेना को आने दीजिए, बात साफ हो जाएगी। अधीश बोला। विश्वा ने दोनों को देखा और कहा, राजा वीर प्रताप जब युवराज थे तब हम साथ खेलते थे। उन्होंने खुद कई बार मेरे प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था की। उन्होंने मुझे अपने दरबार में ऊंचा स्थान दिया और अपना सेनापति नियुक्त किया। अब उनकी मुसीबत में मैं उनका साथ छोड़ दूं? विश्वा ने कहा तो माधव देव और अधीश दोनों चुप हो गए। थोड़ी ही देर में शाही सेना उनके बिल्कुल करीब आ पहुंची। सुकेश जी, क्या आपको नदी के किनारे वे तंबू और दिखाई दे रहे हैं? अमृत ने पूछा। हाँ राजकुमारी जी, वे भी शायद हमारी ही तरह मठ के अपना घर छोड़कर कहीं और जा रहे हैं। सेनापति ने कहा। क्या हमें उनकी मदद लेनी चाहिए या उनके साथ ही चलें? अमृत ने फिर पूछा। अमृत की उम्र अभी मुश्किल से 17 साल की होगी। इस विपत्ति के कारण उसे अपने महल की सुख सुविधा छोड़कर रास्तों में भटकना पड़ रहा था। उसे लगा किसी का साथ होगा या कोई सेना मिल जाएगी तो सुरक्षा की दृष्टि से अच्छा ही होगा। लेकिन सुकेश के विचार बिल्कुल अलग थे। नहीं राजकुमारी जी, भले ही हम संख्या में कम हैं, लेकिन हमारे स्वर्ण सैनिक आपकी रक्षा करने में सक्षम हैं। यदि हम किसी और दल के साथ चलते हैं तो हमारे चलने की गति और धीमी हो जाएगी, और आपको पता ही है मठ के सैनिक हमारा लगातार पीछा कर रहे होंगे। इसलिए हम धीरे चलने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमें जल्दी से जल्दी पाथरगढ़ पहुंचना होगा, सुकेश बोला। इसके बाद राजकुमारी ने प्रतिवाद नहीं किया। उसे ऐसी स्थिति का बिल्कुल अनुभव नहीं था, इसलिए अब वो पूरी तरह सुकेश पर ही निर्भर थी। शाही दल नदी किनारे पहुंच चुका था। विश्वा खुद बाहर निकलकर उनसे मिलने आया। पूर्व सेनापति विश्वनाथ पुरोहित का प्रणाम स्वीकार करें, उसने हाथ जोड़कर कहा। अरे, तो आप ही हैं विश्वनाथ पुरोहित? मेरे पिता ने आपकी बहादुरी के कई किस्से मुझे सुनाए हैं। मैं राजकुमारी अमृत हूं और ये मेरा छोटा भाई सुवीर। आपको भी मेरा प्रणाम चाचा जी।
अमृत बहुत ही प्रसन्न होकर बोली। सुकेश को ये बात अच्छी नहीं लगी। राजकुमारी जी, मैंने और आपके पिता ने मिलकर बहुत सी लड़ाई जीती है। महाराज से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। आप तो जानती ही हैं, मठ के सैनिकों ने महाराज के वफादार लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हम अपना घर बार, अपनी जन्मभूमि छोड़कर निकल पड़े हैं। आप चाहें तो हमारे साथ हो सकती हैं। विश्वा ने कहा। नहीं विश्वा जी, आपको हमारी वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम रात भर यात्रा करने वाले हैं। आपके साथ स्त्रियां और बच्चे हैं और काफी सामान है। आप शायद किसी सुरक्षित स्थान की ओर जा रहे हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए, सुकेश ने कहा। उसने अमृत को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया। अच्छा फिर विदा राजकुमारी, ईश्वर आपकी रक्षा करे। विश्वा ने शाही दल को विदा किया। जल्दी ही वे लोग काफी आगे निकल गए। अधीश और माधव देव ने राहत की सांस ली। शाही दल को चलते चलते काफी देर हो गई थी। कुछ ही दूर जाकर उसी नदी के किनारे सुकेश ने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। तंबू गाड़ दिए गए, घोड़े खोल दिए गए। वे आराम से नदी के किनारे की मुलायम घास चरने लगे। कुछ सैनिक दल के चारों ओर रक्षा के लिए तैनात थे। अभी कुछ ही समय बीता था कि कहीं से बहुत से घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाज तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। इससे पहले सैनिक अपने हथियार उठाते और घोड़ों को संभालते उन पर हमला हो गया। लेकिन ये मठ के सैनिक नहीं थे, ये स्थानीय डाकू थे। लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक थी। रक्षक सैनिकों ने जब तक कमान संभाली तब तक बाकी सैनिक युद्ध करने को तैयार हो गए। सुकेश ने जमकर उनका मुकाबला किया। अमृत अपने तंबू में ही थे। उसने उप सेनापति को बुलाकर पूछा, क्या मठ के सैनिक आ पहुंचे हैं? नहीं राजकुमारी, ये साधारण डाकू हैं। शाही दल को देखकर लूट के इरादे से आए होंगे, उप सेनापति ने उत्तर दिया। अमृत को लगा उसकी सेना के कुशल स्वर्ण सैनिक कुछ ही देर में डाकुओं को हरा देंगे। लेकिन वो गलत थी। एक तो वो संख्या में बहुत अधिक थे, दूसरा वे शारीरिक रूप से बहुत अधिक मजबूत थे। वो साधारण डाकुओं से अलग थे। सुकेश बहुत बहादुरी से अपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन तभी एक तीर उड़ता हुआ आया और उसकी दाईं आंख में घुस गया। फिर भी सुकेश काफी देर तक लड़ता रहा। एक के बाद एक कई सारे तीर उसके शरीर में धंस गए। सुकेश ने बहुत से युद्ध लड़े थे, लेकिन अभी तक ये नहीं सोचा था कि किसी डाकू के हाथों उसकी मृत्यु होगी। सेनापति के गिरते ही सारी सेना का मनोबल टूट गया। वैसे भी उनके आधे से ज्यादा सैनिक वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। जल्दी ही डाकू उन पर हावी हो गए और शाही सैनिकों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। राजकुमारी अमृत और राजकुमार सुवीर को बंदी बना लिया गया। चलिए राजकुमारी जी, अब आप हमारे दल की रानी बनेंगी। डाकुओं का सरदार घिनौनी हंसी हंसते हुए बोला। मैं अपने प्राण देना अधिक पसंद करूंगी। अमृत चीखी। लेकिन 3-4 डाकू जबरदस्ती पकड़कर उन्हें ले गए और एक घोड़ा गाड़ी के भीतर ढकेल दिया। उनके हाथ पैर कसकर बांध दिए गए। राजकुमार सुवीर ने सहमी हुई नजरों से अपनी बहन की ओर देखा। अमृत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उधर विश्वनाथ के दल के लोग सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अधीश को लगा जैसे बहुत से सैनिक उनकी ओर घोड़ा दौड़ाते हुए चले आ रहे हैं। वो उनकी आवाजें काफी दूर से ही सुन सकता था। वासुदेव जी, सैनिकों को सावधान रहने को कहिए। अधीश वासुदेव के तंबू में जाकर उसे बोला। कुछ ही देर में सैनिक अपने हथियार लेकर घोड़ों पर सवार हो गए। स्त्रियों और बच्चों को पीछे कर दिया गया। सेना का नेतृत्व अधीश और वासुदेव दोनों कर रहे थे। तेजी से दौड़ते हुए घोड़ों की आवाज पास आती जा रही थी। कुछ ही देर में वो सेना सामने आ गई। वे जंगली डाकू थे। उन्होंने आते ही हमला बोल दिया। घमासान लड़ाई छिड़ गई, लेकिन अधीश की मंत्र शक्तियों के आगे वे कितनी देर टिक पाते। लेकिन अधीश को लग रहा था कि ये साधारण डाकू नहीं है। उनकी शारीरिक शक्ति तत्व सिद्धि धारक सैनिकों जैसी थी। हालांकि उनके पास कोई सिद्धि नहीं थी, लेकिन वो गजब के बलशाली थे। लड़ाई बहुत देर नहीं चली। डाकुओं का सरदार अधीश के सामने खड़ा था। उसके हाथ पीछे की तरफ बांध दिए गए थे। चलो अब शुरू से बताओ कि तुम कौन हो और हमारे दल पर हमला क्यों किया? अधीश ने पूछा। हम डाकू हैं। हमें लगा बहुत बड़ा दल है, खूब माल मिल जाएगा, बस इसलिए हमला कर दिया। डाकू की आवाज में भय का कोई निशान न था। झूठ! अधीश चिल्लाया और एक अग्निपिंड उस डाकू की ओर छोड़ दिया। वो डाकू के सर के पास हवा में तैरने लगा। सब सच सच बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? अधीश को लग रहा था कि सिर्फ लूट के इरादे से ये डाकू नहीं आए, क्योंकि वे इतने हथियार लेकर आए थे और उनका ध्यान सिर्फ युद्ध करने पर था।
अग्निपिंड को देखकर डकैत सरदार के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। घबराई हुई आवाज में बोला, हमें आपकी सेना को रोकने के लिए भेजा गया था कि आप शाही दल की सहायता के लिए न जा सके। एक साथ कई सवाल अधीश के मन में उठे। कौन है ये डकैत? किसने इन्हें यहां भेजा है? क्या अधीश को इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट FM पर।